तो आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, है ना, जिसमें हम पहला क्लास में बता चुके हैं संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, ये सब के बारे में बता चुके हैं ना। तो आज हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है। हम लोग देखे थे तो पिछले साल जो एक प्रश्न पत्र देखे थे उसमें 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आया हुआ था ना। अब सब्जेक्टिव की बात की जाए तो सब्जेक्टिव भी 4 नंबर का आया हुआ था, 2 नंबर ही आया हुआ था कि ना। तो 10 4 14, मतलब मान के चल सकते कि 15 नंबर का पहला चैप्टर से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है कि नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि जिसका मान संभव हो, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। मतलब कि जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, मैं जिसका मान संभव उसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे वास्तविक संख्या। परिमेय एवं अपरिमेय के सम्मिलित रूप को भी क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में ही पहला चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हमको पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको एल्गोरिथम के बारे में जानना है। एल्गोरिथम क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। माने कि अगर कोई भी समस्या है, जैसे कि हम कोई भी मैथ बनाते हुए एक प्रकार का समस्या है, उसका हम लोग क्या करते हैं, हल निकालते हैं, इसका उत्तर निकालते हैं कि नहीं, तो वही हल करते हैं। तो जो हम चरणबद्ध तरीके से हल करते हैं उसी को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। ये परीक्षा में ना पूछेगा, ज्यादा तो मैं हार्ड करेगा अगर एग्जाम लेने वाला एग्जामिनर, तो क्या पूछ सकता है कि एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध तरीका को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे देगा परिमेयिका, बी में दे देगा एल्गोरिथम, सी में दे देगा लेमा, डी में दे देगा परिमेय। क्या मारेगा, एल्गोरिथम। क्या मारेगा, उसी तरह से लेमा क्या है, लेमा एक प्रकार का सिद्ध कथन होता है। मान लेमा किसको कहते हैं कि इसका सिद्ध कथन, सिद्ध करके बनाया हुआ है कि सत्य है। क्या है, एक सत्य है। तो सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। मैं जिसकी सहायता से हम दूसरे कथन को सिद्ध कर सकते हैं कि इसके सहायता से कि ये भी इस तरह से सिद्ध होगा। तो लेमा एक प्रकार का सिद्ध कथन है ना। अगला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखेंगे हम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। सबसे पहले यही महत्वपूर्ण है हमारे 10th के लिए। ये सबसे VVI समझ लो है, VVI यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या भाग एल्गोरिथम, कुछ भी कहें मान लो, समझ में एक ही है। प्रमेय का जो होता है उसी से हम एल्गोरिथम बनाते हैं। जैसे देखिए कि A और B 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, माने 2 को धनात्मक पूर्णांक संख्या बताया था ना, जे ऋणात्मक पॉजिटिव माने कि धनात्मक एवं शून्य को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो इसमें कौन पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक। इसमें निगेटिव और शून्य नहीं ना आएगा, हाँ, शून्य भी आ सकता है, शून्य को भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शून्य का भी तो मसल निकालते हैं। एक और बी 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय, यहाँ अद्वितीय होना आ लिखा गया है, अद्वितीय मतलब होता है कि दूसरा नहीं, माने दूसरा नहीं, माने नहीं, दूसरा नहीं, केवल स्वयं और स्वयं एक। अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक, माने अऋणात्मक पूर्णांक मतलब के पूर्ण संख्या। अऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या जी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या कि 0 और जितने भी पॉजिटिव है सब। पूर्ण संख्या का अर्थ ये ना होता है जे 0 और पॉजिटिव, है ना। पूर्ण संख्या 0 से आरंभ तक जाती है। तो अऋणात्मक पूर्णांक माने ऋणात्मक छोड़ के सब पूर्णांक। तो ऋणात्मक छोड़ेंगे तो 0 और धनात्मक आएगा कि ना, तो उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। उसी को क्या कहते हैं, ये वाला परीक्षा में पूछ चुका है। Q और R विद्यमान रहता है, माने 2 को धनात्मक पूर्णांक अगर A और B दिया जाए तो उसमें Q और R क्या है, विद्यमान है। कि क्या है इसका सूत्र कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर सूत्र पढ़े ना जे, BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा
या बराबर है आर, आर से बड़ा है बी। अगर इस वन की बात किया जाए, जैसे हम एक या अगला लाइन आगे देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी परिमेका पर आधारित होती है और दो धनात्मक पूर्णांकों के मशक ज्ञात करने की तकनीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन दे देगा ए में लस, बी में मस, सी में दे देगा दोनों और डी में दे देगा कोई नहीं। क्या मारेगा? केवल और केवल क्या ज्ञात करते हैं? मस। तो याद रखना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा केवल और केवल क्या ज्ञात किया जाता है? मस ज्ञात किया जाता है। आई परीक्षा में आया जाकर क्वेश्चन बैंक में देख लेना, परीक्षा में आयल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। तो क्या ज्ञात करते हैं? मस। दो धनात्मक पूर्णांकों के मस। कितने धनात्मक पूर्णांक? दो धनात्मक पूर्णांक। दो धनात्मक पूर्णांक के मस ज्ञात कर सकते हैं किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन। यही यूक्लिड क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी प्रमेय पर आधारित है, इसी प्रमेय पर। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यही प्रमेय का लागू होता है। मतलब कौन? कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां जहां जरूर लिखना है, जहां 0 से बड़ा या बराबर है आर, आर से बड़ा है बी। 0 से बड़ा या बराबर है आर से बड़ा है क्या चाहिए? बी। इरेजर वाला कैसे हो गया जी? इरेजर लाइन से होता था ना। छोड़, तो ये याद रखना 0 से बड़ा या बराबर है आर से बड़ा है बी, इसका भी वैल्यू समझ लो। आर जो होता है शेषफल होता है। आर क्या होता है? मतलब कि जब भी शेषफल जो होगा वो चाहे तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। शेषफल 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी। लेकिन जो बी होगा, बी मतलब भाजक है ना, जेकरा से भाग देते हैं, वो जो होगा हमेशा शेषफल माने आर से बड़ा ही होगा, आर के बराबर कभी नहीं होगा। समझा ना? आर से बड़ा ही होगा। कोई दिक्कत? तो ये हमको समझ में आ गया। इसी कहेगा कोई कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके मशक ज्ञात करें, तो यही प्रमेय लगाएंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर है आर से बड़ा है, जिसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर में अगर समझने की बात है तो हम समझ सकते हैं कि ए को भाज कह सकते हैं। ए को क्या कह सकते हैं? भाज। ए को क्या कह सकते हैं? भाज। अब बी को भाजक और क्यू को भागफल क्या कह सकते हैं? आर को शेषफल या शेष कह सकते हैं ना। तो हम बचपन में पढ़े थे कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल या शेष, ये ना पढ़ते थे। तो यही वाला समझ लो, यही बात ये है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यही है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज क्या है? ए को हम भाज मानेंगे, बी को भाजक, क्यू को भागफल, आर को शेषफल। तो जब भी जो होगा वो शेषफल जो होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन जो भाजक होगा वह शेषफल से बड़ा होगा, हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। अब पढ़ते हैं महत्तम निकालने के लिए विधि है। महत्तम निकालने की विधि है। तो महत्तम निकालने की विधि, तो महत्तम हम कहते हैं किसको? तो वही महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जिसको हम कहते हैं HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है महत्तम? क्या होता है? कोई परिभाषा पूछ जाएगी महत्तम किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है या बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित कर सके। माने कि मस जो होता है 2 या 2 से अधिक है ना, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है। माने मस बड़ी से बड़ी संख्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी संख्याओं को, जो प्रत्येक माने सभी प्रत्येक संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर सके, पूरा पूरा भाग लग जाए, है ना। जैसे अगर हम देखें कि 8 है,
6 है और 4 है। एक मौसा निकालना है तो मौसा वह बड़ा से बड़ा संख्या होगा जो सभी को काट दे, है ना। लेकिन हम इसमें खोजेंगे छोटा, सबसे छोटा कौन? 4। 4 से सब कटेगा, 4 से तो 8 कटेगा, लेकिन 6 कटेगा। तो 4 के गुणज में ही देखो, 4 के लिखेंगे 2 दूनी 4, तब 2 से देखो, 2 से सब कट जा रहा है, तो इसका मौसा कितना आ जाएगा? 2। लेकिन 2 बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो सभी को काट सकता है। 2 से बढ़कर कोई ऐसा संख्या नहीं है जो सभी को काट सकता है। ना तो बता दो, ये 3 लेगा तो 3 से तो 6 कट रहा है, लेकिन सभी कट रहा है। 4 लेगा तो 4 से तो 4 कट रहा है, 8 कट रहा है, लेकिन 6 कट रहा है नहीं। तो 2 बड़ी से बड़ी वह सभी संख्या, मैं 2 बड़ी से बड़ी संख्या हो गया जो तीनों को भाग दे सकता है। एक से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को भाग दे सकता है। तो मौसा, तो मौसा वाला में ऑब्जेक्टिव में पढ़ाए थे ना जी कि मौसा चेक करना है तो सबसे बड़का देखना ऑप्शन में कौन है, हाँ, सबसे बड़का देखना है, से सभी में भाग लगता है, तो सभी में भाग लग गया तो मौसा है उसका, और नहीं तो से छोटका, नहीं तो से छोटका, है ना। बस ये देखना के लिए बताया था। मौसा, मौसा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मौसा हम बचपन में पढ़े हैं भाग विधि से, लेकिन यहाँ हमको पढ़ना कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। मौसा हम जाए अगर HCF की बात किया जाए तो HCF कोई कहे कि HCF A और B का निकाले तो उसका HCF क्या बराबर होगा B और A के? तो हाँ, माने HCF की बात करें कि HCF कोई A या B का निकाला, लेकिन कोई बच्चा B और A का निकाल दिया, आगे पीछे कर दिया, तो दोनों का HCF बराबर होगा। कोई पूछे तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? बराबर होगा, है ना। जैसे 4 और 6 का मौसा और 6 और 4 का मौसा दोनों बराबर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? याद रखना। अब देखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य LCM, जिसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं ना। लोवेस्ट 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसाअ, यहां क्या होगा? लसाअ। वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक द्वारा पूरा पूरा विभाजित हो जाए। देखो मौसा में ये पढ़े थे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित कर दे, आई में वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी से विभाजित हो जाए, है ना। जो मौसा आता था उसका से सभी में भाग देते थे, लेकिन जो लसा आएगा ओकरा में जिकरा लसा निकाल ओकरा से भाग देते हैं, सभी से कटना चाहिए, है ना। तो लसा होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो अंतर यह है, विभाजित हो जाए और विभाजित कर सके, है ना। यहाँ विभाजित करता, जो मसा था वो विभाजित करता है सभ्य को, और यहाँ विभाजित हो जाए मतलब कि जो लसा आता है उस सभी से विभाजित हो जाना चाहिए, सभी से कटना चाहिए। अंतर यही है। लसा क्या होता है? लसा जब निकालते हैं तो देखते हैं कि अमाउंट जो है ज्यादा आता है, लेकिन वह सबसे छोटी संख्या है, ओका से छोटा कोई नहीं होगा जगह सभ्य में से ओका में भाग लग जाए, है ना। लेकिन मौसा क्या होता है? छोटा आता है जो संख्या दे बोला है, लेकिन ओका से बड़ा भी कोई नहीं होगा जगह से सभ्य में कट जाए, सभ्य से ओका से सभ्य कट जाए। तो अंतर यहाँ है, मौसा बड़ी से बड़ी होता है, लसा छोटी से छोटी। मौसम में क्या होता है कि जोया ओकरा से सभ्य में भाग देना है, लसम में क्या होता है कि जोया उसमें सभ्य से भाग देना है। अंतर ही है ना। तो लसा मसा का ज्यादा कोई अंतर नहीं है। अब देखते हैं आगे हम लोग नोट। ई वाला अगर बात किया जाए तो ई वाला तो हम जानते हैं कि नोट 2 धनात्मक संख्या और 2 धनात्मक संख्या दिया रहा है, आ गया हो फिर लिखल का 2 धनात्मक संख्या दिया रहा है, उसमें क्या कर रहा है? 2 धनात्मक संख्या A और B है। 2 धनात्मक संख्या क्या ले लिए? A और B ले लिया, और उसका लसा और क्या है? मसा, तथा उनके गुणनफल A गुने B, उनके माने उनके संख्या के गुणनफल, उनके मतलब संख्या के गुणनफल, उनके मतलब क्या चे? संख्या के गुणनफल। तो संख्या क्या क्या लिए थे? A और B। तो 2 धनात्मक संख्या A और B के लसा और मसा, A या B का लसा और मसा निकालेंगे, और उनके गुणनफल माने संख्या के गुणनफल में संबंध होता है। कोई संबंध है, क्या संबंध है? देखते हैं कि 2 संख्याओं के जो लसा आया और जो मसा आया उसका जो गुणनफल होता है, क्या होता है? गुणनफल। वो दोनों संख्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, दोनों संख्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। याद है ना। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि 2 संख्याओं के लसा और मसा के गुणनफल बराबर होते हैं। ऑप्शन दे देगा ए में A प्लस बी, बी में दे देगा A माइनस बी, सी में दे देगा A बट्टा बी, डी में दे देगा A गुने बी। क्या मारेगा? जब 2 संख्या A और B है तो उसका लसा और मसा का गुणनफल दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर होगा।
और वे पी क्यू दे देगा तो पी गुने क्यू होगा, यानी कि ए बी वहां खोजेंगे, वहां क्या खोजेंगे, पी या क्यू। समझ में आ रहा ना। इस तरह से इसमें हम सूत्र भी बना सकते हैं। कोई कह दिया है कि दो संख्या दिया हुआ, उसका मौसा दिया, लौसा निकालना है, तो एलसीएम अगर निकालना है तो सबसे पहले ए गुने बी पट है जे, एचसीएफ गुना में ऊपर जाएगा तो भागा में, तो ये हो जाएगा एगो कि कोई एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, ए गुने बी बटा एचसीएफ। उसी तरह से कोई अगर एचसीएफ निकालना हो तो क्या हो जाएगा, बता दो तो नहीं क्या, ए गुने बी बटा, उसी तरह से ए का मान निकालना है तो ए का मान में गुना में है तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा बी, और उसी तरह से बी का मान निकालना है तो एलसीएम गुने बटा, तो ये चारों सूत्र होता है, चारों सूत्र ध्यान में है ना, चारों सूत्र अच्छा से समझ लेना, समझ है ना। और चारों सूत्र पर ही ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, नहीं कि दो संख्या दे देगा, आइए वो मौसा चाहे लौसा दे देगा, आइए वो छोड़ देगा, बताओ बना देंगे ना। हाँ, जो दोनों दिया लौसा मौसा दिया तो उसको गुना करो, और जो एगो दिले से भागा करो। अगर दो संख्या दे दिया तो उस दोनों के गुना करो, और जो एगो दिले है जेकरा में से एगो दिले है ओकरा नीचे, और जो दो दिले ऊपरे ऊपरे बना दो। जो दोनों दिले है चाहे तो संख्या का दोनों दिले तो दोनों को ऊपर लिखो, और जो एगो दिले है चाहे लौसा चाहे मौसा उसको नीचे लिखो, बाकी भाग दे के निकाल दो, आ जाएगा ना। तो इस तरह से हम इतना जाने। उदाहरण है, ये नहीं कि उदाहरण एग्जाम में नहीं आता है, उदाहरण ही एग्जाम में आता है, और उदाहरण भी एग्जाम में आता है, और उदाहरण एग्जाम में आता ही है, ये समझ लेना है, क्योंकि उदाहरण पर ही चैप्टर बनाया जाता है ना। आगे उदाहरण देख लेते हैं हम। 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, है ना। और डायरेक्ट देता कि 4052 और 12576 का एचसीएफ ज्ञात करे तो कैसे बना लेते, भाग विधि था, गुणनखंड विधि था, लेकिन यहाँ कह दिया, क्या कह दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है। तो सबसे पहले इसको हम बनाने के लिए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा, सोल्व करते हैं। सबसे पहले जब दो संख्या, आगे हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दो धनात्मक संख्याओं का मौसक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ दो धनात्मक संख्या दिया हुआ है, उसका ही तो क्या ज्ञात करना है, मौसक। इसमें एक बड़ा होगा, एक क्या होगा, छोटा। जो बड़ा होगा उसको हम सबसे पहले मान लेते हैं काची से, प्रश्न से। क्या से मान लेते हैं, प्रश्न से। क्या मानते हैं, प्रश्न से। प्रश्न से सबसे पहले ए मानेंगे, क्या मानेंगे, ए किसको मानेंगे, सुविधा के लिए हम किसी को ए मान लेंगे तो चलेगा काम, लेकिन सुविधा के लिए बड़े वाले को ए मानते हैं। क्या वाले को, तो बड़ा वाला क्या है, 12576, और बी मान लेते हैं छोटा वाला, बी क्या है 4052। इतना तो हमको करना है काम, इतना तो हम क्वेश्चन से काम किए ना जी। इसमें कुछ दिमाग लगाए हैं, दिमाग यही लगाए कि हमको क्या से ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम पढ़ाए थे कि जो प्रमेयिका होता है उसी के द्वारा सिद्ध किया जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। जहां एगो दो संख्या दिया रहता है, एगो ए एगो बी, एगो ए एगो बी। ए बड़ा वाले को मानते हैं, अब बी छोटा वाले को मानते हैं। ए भी मान लिए। अब यहां लिखेंगे कि जो विधि से बनाना है वो विधि, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, थर्ड छोटकी है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, ए बराबर बेकू प्लस आ, जहां लिख देंगे जरूर, जहां 0 से बड़ा या बराबर है 8 से बड़ा, इतना लिख देंगे टीचर समझ जाएगा कि लड़का पढ़ने में तेज है। वो फिर वो कुछ चेको नहीं करेगा, सीधे मार देगा, आंसर मिलाएगा और मार देगा। बीच में गलती है लेकिन आंसर सही है, 2 नंबर आ गया। अब देखते हैं हम लोग ए का मान कितना दिए थे जी, 12500। अब बी का मान कितना दिए थे, 4052। अब क्यू का मान लिखना, क्यू गुणा में होता, मैं 4052 में कितना से गुना करें कि 12576 आ जाए, चाहे 12576 से कम आवे। तो हमको ये तो
देख रहे हैं बड़ा बड़ा, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, आसान बनाने के लिए बगल में भाग दे देंगे 12,576 में, क्या से 4052 में। तो चढ़ती 12 लगे 3 बार में कटेगा, तो 3 दूनी आप पंक्ति आए 15 की 5 बाकी में 1 और 0, 1 यहाँ आएगा ना, और चढ़ती है 12,156 आ गया, 0 आएगा घटा के, 7 में से 5 गया 2 आएगा, 5 में से 1 गया, इतना आएगा कि ना। तो सबसे पहले इसी से हम तो जान ही करते हैं कि ये होता है भाज। ये क्या होता है, भाज। ये क्या होता है, भाजक। और ये क्या होता है, भाग। और नीचे जो बच गया वो क्या होता है, शेषफल या शेष। होता है कि नहीं, होता है ना, तो होता है। तो बस यही लिखेंगे। तो देखो ए तो हो गया, बी हो गया, क्यू को क्या बताए थे, भागफल करते हैं। तो क्यू भागफल कितना आया, 3, तो गुने 3। और जो आर बच गया, जो शेष बच गया, उसको नीचे जोड़ देते, कितना 420, 400। और जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाए, जब तक आर का मान 0 नहीं आए, तब तक इसको हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाते हैं, है ना। स्टेप क्या है कि स्टेप हम जब बचपन में पढ़े थे मसा, तो स्टेप यहाँ से सीखे थे कि यहाँ 0 ना आया तो इसी को भाजक बना दो। इसी को क्या बना दो, आज जेकरा से भाजक था उसको भाज बना दो, जो भाजक था उसको क्या बना दो, आप फिर भागा दे दो। तो बस यही करना है कि जो भाजक था उसको आगे ले जाओ 4052, और जो शेषफल था उसको भाजक बना दो। अब बस यही 420 से अब के बार पढ़ेंगे कि 4052 आवे चाहे कुछ। तो अब देखते हैं 420 को के बार पढ़ेंगे कि 4052 आवे, है ना। तुम्हें बताओ के बार, एक बार 9 बार में, तो 909 है ना, 9 का 0 पढ़ेंगे तो 0 ना जे, और 9 दूनी और 9 चौको 36 है 1 37, यहाँ का घटा दो, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया ना, 7 बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, तो 272 आ गया ना। बस फिर उसी को के बार में लगाए थे 9 बार में, और कितना शेषफल बच गया 272। फिर 0 ना आया, हाँ तो नहीं 0 आया तो क्या करेंगे, अब की फिर 420 को यहाँ करेंगे और 272। अब इसमें भागा देने की जरूरत नहीं है। देखो 272 को पढ़ेंगे 2 बार तो 420 से तो ज्यादा आ जाएगा, तो इसको क्या बार पढ़े पड़ेगा, एक बार पढ़ेंगे तो इसमें से यूला घट ज्यादा है ना जे, तो जितना ज्यादा यहाँ लिख देंगे, और नहीं तो तोनी के बनाना है तो हम बस 272 से क्या कर देंगे, 272 से 420 उतार के भागा दे देंगे ना। तो एक बार में 272, 10 में से 2 गया 8, बच गया 11, एक बचा नहीं, हाँ तो 11 में 7 गया 4, बच गया है कितना, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ एक बार में लगा, फिर कितना बचा शेष 148। अब फिर नहीं ना 0 आया जी, तो फिर 0 नहीं है तो फिर वही बात 272 बराबर 148 यहाँ लगाएंगे, और गुने के बार तो 148 से एक बार में लगेगा, लगता है कि 272 से ज्यादा हो जाएगा 2 बार ना, तो 148 लगा दो, तो 12 में से 8 गया 4, बच गया 6, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया और 2 में से 1 गया 1, तो एक बार में लगेगा, लेकिन कितना बच गया शेष 124। अब फिर 0 नहीं ना आया, तो नहीं आया तो फिर 148 को इधर तीरो, 124 को इधर, गुने एक बार में लगेगा। यहाँ तो देखें 124 का 124 होगा कितना, यहाँ 24 बचेगा ना जे, और नहीं तो यहाँ फिर भाग देके देख लेंगे कि 124 से 148 में एक बार में 124 लगेगा ना, 8 में 4 गया 4, 8 में 4 गया 4 में 2 गया 2, तो 24 बचा ना। तो अब 24 को आगे कर देंगे, लो क्या कर देंगे, सबसे पहले 124 को आगे करेंगे ना, और 24 को यहाँ करेंगे, 24 बचे 20 से 120, यहाँ 4 नहीं बचेगा ना जे, यहाँ 4 नहीं बचेगा, फिर इसको उतारते हैं 24 से, तो 24 से लगाते हैं 124 में, तो 24 बचे 20 से होता है ना, आए तो यहाँ क्या बचेगा 4, फिर 4 से लगाएंगे 24 में, तो 4 6, अब पूरा पूरा कट जाएगा का। अब फिर आगे बढ़ाएंगे, और देख लेते हैं इधर कि नीचे दिखा दें, छोटा थोड़ा सा कलर दिखाई दे रहा ना। चलिए देखते हैं, अब 124 यहाँ आ जाएगा आगे ना, आ जाएगा ना जी, बराबर यहाँ 4 आ जाएगा,
तो चर का क्या बार पढ़ेंगे 24 आएगा 6 बार, यहाँ 0 आ गया ना, अब जाके 0 आया। तो जब तक r का मान 0 ना आवे तब तक हम इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे, और जब r का मान 0 आ गया तो समझो कि हमारा मैथ ही सोल्व हो गया, सोल्व हो गया। अब लिख सकते हैं कि चूंकि या अतः r बराबर क्या गया 0, इसलिए HCF किसका किसका निकाल रहे थे 12,576 40 52 का, लेकिन HCF हम लिखे कहाँ से, तो देखो जब r का मान 0 आ जाए तो उस प्रमेयिका में जो b का मान है वही HCF होता है। r का मान 0 ही ना है जी, तो इसमें b का मान कितना है 4, तो इसका HCF कितना होता है, इसका HCF कितना होगा, कभी कभी लिखे में हम गड़बड़ा जाते हैं, 4 लिखे कि 6, 4 लिखे के कभी कभी गलती से 6 लिख सकता है कोई, है ना। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि इसलिए हम एक और बता देते हैं कहां से लिख सकते हैं कि जब r का मान 0 आया, r का मान क्या आया, तो 0 से पहले r का मान जो था वही HCF होगा। 0 से पहले r का मान क्या था, 0 से पहले r का मान क्या था, तो 4 HCF होगा, है ना, क्योंकि वही ना r जो होता है b बनता है अगला स्टेप में। आज जब अगला स्टेप में 0 आ गया तो वही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये समझ में आया, बहुत आसानी तरह से बताया गया है। इसमें सबसे पहले अगर इस प्रकार के मैथ आ जाए तो हम क्या कर देंगे, भाग विधि से मसब बनाने आता है ना, तो भाग विधि से सबसे पहले मसब बना देंगे और उसको जस्ट इसे छाप देंगे, आंसर हमारा आ गया। आई नहीं कि ये बना के छोड़ देंगे, तो ये बना के छोड़ देगा तो नंबर मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमको किस विधि से बनाना था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, लेकिन हम बना दे किस विधि से, भाग विधि से, तो हमको नंबर नहीं ना देगा। तो पहला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत, समझ में आया, कोई दिक्कत ना, चलते हैं तो आगे देख लेते हैं। वो तेरी दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, देखो अब इसमें दूसरा तीसरा आया नहीं, तो दूसरा तीसरा तुम्हारे परीक्षा की दृष्टि से उतना VVI नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं सेकेंड टाइम, दूसरा बार। पहला बार में सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया है ना, लेकिन दूसरा बार में हम बताए थे वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है और जो तुम्हें जानना जरूरी है। तो दूसरा और तीसरा है सिद्ध करने वाला, है ना, तो उतना आज वो परीक्षा में आ ही नहीं किया है, तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया क्योंकि वो पहला बार पढ़ाया जा चुका है। तो अभी हम सीधे चौथा पढ़ाते हैं, चौथा आता है क्वेश्चन, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। देखो क्या कर रहा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां, 420 काजू की बर्फियां, काजू, और 130 बादाम की बर्फियां, काजू और बादाम की बर्फी। देखा तो नहीं कहो, रक्षाबंधन में कहो यहाँ किया होगा, काजू की बर्फी या बादाम की बर्फी, है ना। काजू की बर्फी जो असली होता है वो महंगा होता है, 900 रुपये लगभग किलो मिलता है, कितना रुपये किलो, 900 रुपये। अब बादाम की बर्फी थोड़ा सस्ते होते हैं क्योंकि काजू जान ही करता है बहुत महंगा है, तो महंगा मिलता है, बादाम काजू से क्या है सस्ता है, तो सस्ता मिलता है, सिंपल सी बात है। क्या करा, वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता, मैं ढेरी है इससे सरियाना चाहता, देखा प्लेट में सरिया ले रहता है एकदम, काजू बर्फी दूर से अच्छा लगे, भले खाए में खट्टा लगे लेकिन देखे में तब ना बिकेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। अब वो एकदम सजा दिया, मक्के एकदम 4 पार्टी से लगी थे, 17 को ले वाला जाएगा तो उनमें से 15 को छोड़ देगा, ये मक्के में एगो दाम पूछेगा, ये को लेगा कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान रहे, तथा तो ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान करे, अब बर्फी की परात में क्या करे, न्यूनतम स्थान भी करे, अब प्रत्येक लाइन जो कतार बने उसमें उसकी संख्या भी क्या रहे, समान रहे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो इस प्रकार जब क्वेश्चन आ जाए तो उसका हम सीधे मौसा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब मौसा जब भी 2 नंबर में आएगा तो कौन विधि से निकालने के लिए 10वां में सिखाया गया, विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनावे लगी सबसे पहले चलेंगे प्रश्न से, क्या से चलेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से आगे बताएंगे, जो बड़ा होगा उसको ये मान लेंगे, बड़ा कौन है, तो ए को 420 और से छोटा बी, तो बी का मान कितना है 130। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ना कौन विधि से बनावे ला सिखाए हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
से, यूक्लिड एल्गोरिथम से चलते हैं। तो यूक्लिड अगर यह ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो कोई विधि नहीं अपनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में कोई विधि सीधे इसका मसला निकालेंगे, भागे विधि से निकाल देंगे, समझ में आया ना। और नहीं तो देखेंगे कि ऑप्शन 4 को में सबसे बड़का कौन है, और सबसे बड़का वाला से भागा देंगे, अगर दोनों कट गया तो वह आंसर, और उसे नहीं कटा तो छोटा वाला देखेंगे, उसे कट गया तो वो आंसर है ना। तो देखते हैं हम लोग यूक्लिड क्या पढ़े हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर है r से बड़ा है b, ये ना होता है जे। अब देखते हैं हम लोग a का मान क्या माने हैं और b का मान 130 का के बार पढ़ेंगे, इतनी इजी है तो पढ़ लेंगे कि 420 आवे, चाहे 420 से 130 दूनी 260, 130 तिया 390, 130 चौको हाँ तिरचो को 520, 400 है ना, 520 में हो जाएगा। तो 520 ज्यादा ना क्या जे, तो क्या बार में लगाएंगे 3 बार में। और जिसको नहीं आता है सीधे भाग विधि से बनाओ, आपको बाद इसको उतार दो, और जिसको आता है उसे भी बना सकता है। तो 130 में 3 बार पढ़ेंगे तो 390, और 390 में कितना जोड़ेंगे 420 आएगा 30, तो यहाँ 30 आ गया ना। 0 जब तक नहीं आएगा तो दोहराएंगे काम, 130 आगे कर देंगे, यहाँ 30 रहा देंगे, 30 का क्या बार पढ़ेंगे 130 आ, 130 है 30 चौको 120, 4 बार ना, तो 120 आया, तो वहीं कितना घट रहा 10। अब 30 को आगे करेंगे और 10 को यहाँ करेंगे, और 10 का क्या पढ़ेंगे 30 आएगा, तो यहाँ 0 आ गया ना। हाँ तो अब लिख सकते हैं कि अतः या चूंकि, चूंकि भी चूंकि लिख सकते हैं जी, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि r बराबर क्या आ गया 0, इसलिए हमारा HCF क्या हो गया, HCF 420 और 130, 420 और 130 बराबर। देखो आगे बताएं कि जब r का मान 0 आवे तो उसमें b का मान देखते हैं, b का मान कितना है, या क्या 0 से पहले वाला r, 0 से पहले वाला r का मान क्या था, 0 से पहले वाला r का मान क्या था 10, तो इसका आंसर क्या होगा 10। मतलब कि जो कह रहा है क्वेश्चन कि इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो कितनी बर्फियां रखी जा सकती है 10, कितनी रखी जा सकती है, कितनी रखी जा सकती है 10, कितना 10। सिंपल सी बात, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है जे, बन जाएगा। कितने नंबर में आता है 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव वाला रहता तो भाग विधि से बना देते, जैसे 420 में बड़का में छोटका से भाग देते, 130 से 3 बार में लगता तो 390, तो यहाँ बचता 30 बचता ना जे, 30 से 130 में देते तो 30 चौको 120, 120 10 से देते तो 10 तिहाई 30, यहाँ हो जाता है कटकुट। यहाँ जो मशक कहा होता है जब अंतिम में r का मान 0 आ गया, मैं पूरा कट गया, तो जिससे भाग दिए थे जो भाजक था वही मशक होता है, तो मशक क्या था 10। तो अगर हमको बनाना रहता ऑब्जेक्टिव तो हम इस प्रकार से बना के मार देते हैं। आईहो पार्टी से बढ़ावे की जरूरत नहीं था, हम बताए हैं ऑप्शन से, ऑप्शन अब तुमको दे देता a का मान 20, b का मान 10, c का मान 5 और d का मान 30 दे देता। हाँ कहता ऑब्जेक्टिव से कि इसका क्या होगा आंसर, तो हम तो जानते हैं कि मौसम निकालना है, तो मौसम क्या होता है, अभी हम मौसम पढ़े वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या पढ़े हैं, तो बड़ी से बड़ी कौन है 30 से दोनों में भागा दो, 30 से भागा दो तो 0, देखो 30 से भागा बड़का लोग तो 0 से 0 कटेगा, 42 में 3 से लोगे 14 42 कट गया, अब 30 से इसमें दो 0 0 कटेगा, और 13 में 3 से लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए आंसर गलत होगा। अब एक छोटा कौन था 20, अब 20 से दो तो 0 से 0 कटेगा, 2 से 14 42 कट जाएगा, 42, लेकिन 130 में 0 से 0 तो कट जाएगा, लेकिन 13 में 2 से भागा लगेगा नहीं, तो ये भी गलत। अब एक ऐसा छोटा कौन है 10 है, 0 से 0 कटेगा, 1 से तो कट ही जाएगा कोई में संख्या, ये में 0 से 0 कटेगा, 1 से तो 13 में लग ही जाएगा, तो दोनों काट दे रहा ना, तो दोनों काट दे रहा तो हमारा आंसर क्या होगा 10। तो हमको बनावे की भी जरूरत नहीं था, हम डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते थे, ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे तो उसमें ऐसा बताया था ना जी। सिंपल सी बात, कोई समझ में आया कि ना, समझ में आ गया ना, आगे चले ना। अब चलते हैं आगे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन चैप्टर में आ जाते हैं, प्रश्नावली 1.1 में करें निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करे, करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बन जाएगा पहला क्या 135 और 225 का बन जाएगा कि नहीं, बना के देखना, बनना ही चाहिए,
आप परीक्षा में बहुत बार 196 38,220 बन जाएगा। 867 255 बन जाएगी ना, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछना है इसमें से कि बन जाएगा? एकदम बताए हैं जिस तरह से उदाहरण 1 और क्वेश्चन नंबर उदाहरण 4 उसी तरह से इसमें भी बनाना है। इसमें 2 संख्या दिया हुआ है ना जी, सबसे पहले इसको मान लेंगे ओके ओके बी, तो एक किसको मानेंगे इसमें? अभी कौन विधि से बनाना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में प्रेमिका क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा है, इस पर आधार पर रख के बना देंगे। ये छोटा वाला बन जाएगा, बड़ा वाला भी बन जाएगा, सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब परीक्षा में ये 3 गो बताएं, वो 4 गो उहे में से आ जाएगा, हो सकता है। तो उसी तरह से अगिलका देखते हैं हम लोग। अगिलका क्या है? नहीं किसे देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, कैसी सेना? आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। मार्च मतलब होता है परेड करना है। क्या करना है? मैं 32 को लाइन लगा ले, 32 को, अब मैं 16 के पीछे पीछे हो जाना है, ओकरे पीछे अलग से लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, और दोनों समूहों को समान संख्या वाले, मैं हर लाइन में समान संख्या होना चाहिए। जहां समान आ गया वहां निकाल देंगे हम क्या निकालेंगे? उसी तरह से काजू की बर्फी वाला देखा ना, अब बादाम की बर्फी वाला इसी तरह से क्वेश्चन था ना जे, और वो सैनिक वाला इसी तरह से क्वेश्चन है, तो इसका भी हम क्या निकालेंगे? तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, तो इसका भी हम क्या निकालेंगे? मस। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ गया तो डायरेक्ट भागे विधि से बना देंगे, और नहीं तो जो ऑप्शन है उसमें सबसे बड़ा वाला से भाग देना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले छोटा में देंगे, 32 कटेगा तो इसमें दे देंगे, इहो कट गया तो आंसर, और नहीं कटेगा तो कैसे छोटा वाला देखेंगे, 32 में भाग देंगे, तो 32 में भाग देना कोई बड़ी बात, 16 में ना जे, तो 16 में तो भाग एक ही देना है, तो भाग विधि से बना देंगे। लेकिन अगर हमको 2 नंबर में आ गया, सब्जेक्टिव आ गया, तब कौन विधि से बनाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। इसमें होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है आर से बड़ा है बी, और जब तक आर का मान 0 ना आ जाए तब तक उस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। आर का मान जब 0 आएगा तो जब जिस लाइन में आर का मान 0 आया उसमें का जो बी होता है वही एचसीएफ होता है, या आर का मान जब 0 आया उससे पहले जो आर का मान था, शेषफल था, वही मस होता कि नहीं। तो ये 1.1 चैप्टर खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर अगला दिन बताया जाएगा, समझ में आया ना। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चाहे ना कीजिए।